हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 6। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स अपने केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। कई सारी टर्म्स कॉमन हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, आपको हेल्प मिलेगी फिजिक्स में भी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसकी डेफिनेशन से। इसमें दो वर्ड है बेटा। पहला वर्ड है इसके अंदर थर्मो का मतलब हीट, और दूसरा वर्ड है इसके अंदर डायनेमिक्स, इसका मतलब है मोशन। यानी दो वर्ड आगे इसके अंदर, हीट और मोशन। तो बच्चों आप सब जानते हैं हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, और मोशन डायनेमिक फिजिक्स का वर्ड है, यानी बदलना, चलना, चेंज होना। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है, जैसे हीट बेटा एक एनर्जी का फॉर्म है, ऐसे ही एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स की स्टडी करता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of different forms of energy and their transformation from one form to another। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। आपने सुना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों, उसके भी स्टडी कौन करता है? थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज branch of science which deals with study of different forms of energy के अलग अलग फॉर्म्स की स्टडी, एंड देयर, और उनका क्या बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, एनर्जी के बारे में इसके अंदर बात करनी है। अब बच्चों अगली चीज़ देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ की जाएंगी। तो सम बेसिक टर्म्स इन किसके अंदर बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स। पहली चीज है बच्चों सिस्टम। बच्चों ये पूरा यूनिवर्स मैंने ले लिया मान लो, और यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा मैंने, तो बच्चों पूरा यूनिवर्स ले लिया हमने। और आप बेटा जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, उस कमरे को पूरी यूनिवर्स में से सेलेक्ट किया गया टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। पूरे यूनिवर्स में से बेटा आप जिस कमरे में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको सेलेक्ट किया गया टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। तो पूरे यूनिवर्स का बेटा वो आपका जो कमरा है वो ऐसा पार्ट हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम। मान लिया आपकी नोटबुक है, सिर्फ पूरे यूनिवर्स में से उसको सेलेक्ट किया गया टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स, तो आपकी नोटबुक क्या हो जाएगी बच्चों? एक सिस्टम। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स selected to study the thermodynamics is called system। दूसरा हिस्सा है बच्चों सराउंडिंग। दूसरी टर्म है इसके अंदर सराउंडिंग।
जैसे मैंने कहा बेटा कि जिस कमरे में बैठ कर के आप पढ़ रहे हैं वो कमरा क्या है, सिस्टम है, यूनिवर्स का सिर्फ उतना सा हिस्सा। कमरे को छोड़ करके बाकी जितना यूनिवर्स बच गया, क्योंकि कमरे पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हो रही है, नोटबुक पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हो रही है, तो नोटबुक को या कमरे को छोड़ करके बेटा जिसको भी आपने सेलेक्ट किया, मान लिया इस बोर्ड को सेलेक्ट किया, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी यूनिवर्स है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के इज कॉल्ड सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा। इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो बच्चों एक बार छोटा सा डायग्राम बना करके इन दोनों बातों को समझेंगे। जैसे समझने के लिए मैं ऐसे यूनिवर्स बना रहा हूँ, ये पूरा इसके इतने से हिस्से पे बस थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हो रही है, जिसको मैंने यहाँ ऐसे मार्किंग की है, इतने हिस्से पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हो रही है। तो ये छोटा हिस्सा क्या हो जाएगा, सिस्टम। इसको छोड़ करके जो बच गया बच्चों वो यूनिवर्स का बाकी हिस्सा क्या होगा, सराउंडिंग। ठीक, अब बच्चों अगली बात करते हैं, इसी में थोड़ा सिस्टम को और पढ़ते हैं। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले टाइप का सिस्टम है इसमें बच्चों ओपन सिस्टम। क्या नाम है ना, ओपन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से इसकी बात को स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों गर्म चाय को कप के अंदर रखा, गर्म पानी को गिलास में रखा। गर्म चाय को बेटा आप कप में रखते हो तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी हीट उस कप नाम के सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे चाय का, तो कुछ चाय का वॉल्यूम भाप बन के भी उड़ता है, यानी चाय का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाप के रूप में कुछ उसका वॉल्यूम उड़ जाता है। एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, जिसने सराउंडिंग के साथ अपने हीट का भी एक्सचेंज किया, वो ठंडा हो गया, और अपने मैटर का भी एक्सचेंज किया, उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा सिस्टम बच्चों जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों ओपन सिस्टम। गर्म चाय ने मैटर का एक्सचेंज किया, इसलिए उसका अमाउंट कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। उसने एनर्जी का एक्सचेंज किया, इसलिए उसकी हीट कम हो गई, चाय ठंडी हो गई। लिखते हैं बच्चों इसको। तो सिस्टम which can exchange both matter and energy with surrounding के साथ is called open सिस्टम। एग्जाम्पल, हॉट टी, गर्म चाय को कप में रख दें, प्लेस इन कप। दूसरा टाइप, क्लोज मतलब बंद। अब बच्चों ये जो गर्म चाय है, इस कप को ढक दें आप। ढकने के बाद चाय ठंडी होगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठंडी होगी, क्योंकि जो हीट है वो चाय के जो कप है उसकी दीवारों से धीरे धीरे बाहर जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन चाय का अमाउंट या वॉल्यूम कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ढका हुआ हिस्सा है
वहाँ चाय के वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बना लेंगे, वापस उसमें इकट्ठे होते रहेंगे। तो चाय ठंडी ज़रूर हुई है ढकने के बाद, लेकिन उसका वॉल्यूम अमाउंट कम नहीं हुआ, क्योंकि ढकने के बाद चाय के वेपर जो उड़ रहे थे वो इकट्ठे होकर वापस कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं। तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का तो एक्सचेंज करे, जैसे चाय ने हीट का एक्सचेंज किया, ठंडी हो गई, लेकिन मैटर का एक्सचेंज ना करे, उसका अमाउंट कम ना हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया, गर्म चाय के कप को ढक दें, लिखते हैं इसको। तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली, जो एक्सचेंज कर सके एनर्जी का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर का नहीं, बट नॉट मैटर। इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या, कप ऑफ हॉट टी जब कवर कर दें, वैन कवर्ड। गरम चाय वाले कप को जब हम क्या कर दें, कवर कर दें। तीसरा हो जाएगा बच्चों बिल्कुल अलग, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सबसे अलग, जैसे बच्चों थर्मस बोतल है, आप उसके अंदर पानी गर्म डालते हैं तो काफ़ी आवर्स के लिए बेटा पानी गर्म ही रहता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं, हीट का एक्सचेंज नहीं। जितना पानी डालते उतना ही रहता है। कई बच्चे कहेंगे पी लिया, तो वो बात अलग है बेटा, पी लिया तो कम हो गए, लेकिन जितना आपने डाला वो अपने आप तो कम नहीं होगा ना। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। पानी को बच्चों आपने थर्मस बोतल में ठंडा डाला तो ठंडा ही रहेगा, बाहर से हीट नहीं लेगा गर्म होने के लिए, ना उसका अमाउंट कम ज़्यादा होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम बच्चों जो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस बोतल इसका एग्जाम्पल है, लिखते हैं इसको। सिस्टम which can neither exchange energy nor matter, और ना ही मैटर, with सराउंडिंग के साथ is called आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, थर्मस बोतल। ठीक है। इन तीन सिस्टम के अलावा बेटा एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ सिस्टम में, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो छोटे साइज के, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल से बना हो। माइक्रो मतलब इतने छोटे जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो एटम हो जाएगा एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्योंकि एटम को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और उसके जो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो भी इतने छोटे होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो लिखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन, सिस्टम विच इज made up of very small particles या microscopic particles is called, क्या बोला जाएगा उसको बच्चों, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एटम।
ऐसे बच्चों आ जाए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, ऐसा सिस्टम जो लार्ज साइज के पार्टिकल से बना हो, जिनका मास हाई हो, मैक्रो बड़ा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सुक्रोज होता है, फॉर्मूला C12H22O11। तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप एक सुक्रोज, या सीधा बोलो बेटा कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, क्योंकि वो सुक्रोज और सुक्रोज जैसे बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो क्या बोल देंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम which is made up of लार्ज साइज मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल का बना हो, विच हैज हाई मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है। इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और भी आप कोई सोच सकते हैं बेटा जो बड़े साइज के लार्ज मास वाले पार्टिकल से मिलके बना हो। तो बेटा सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, सिस्टम के कुछ हमने क्या पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक टर्म आती है हीट। वैसे तो आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर साइंस में थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार इसको यहाँ एक बार पढ़ भी लेते हैं, जिसने पहले पढ़ा होगा उसका रिवाइज हो जाएगा। ये सिस्टम का टाइप नहीं है बेटा, ये तीसरी टर्म पढ़ा रहा हूँ, हीट। क्यू से इसको डिनोट करते हैं। हीट क्या है बच्चों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। समझने के लिए एग्जांपल है बेटा, मान लो दूध गर्म है, आपने उसको गिलास के अंदर रखा है, उस गर्म दूध के गिलास को पानी में रख दो। आप क्या देखोगे बच्चों, थोड़ी देर के बाद दूध ठंडा हो जाता है और पानी जहाँ आपने रखा वहाँ का उसका हिस्सा पानी का, या बेटा पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट जहाँ टेम्परेचर हाई था जो कि दूध है से फ्लो करना शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया, जहाँ टेम्परेचर कम है। कहाँ टेम्परेचर कम है, पानी के अंदर। तो क्या है बेटा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which always moves from high temperature to low temperature। अब ये समझ आ गया आपको। अब बेटा इस बार यूनिट देखते हैं, हीट की यूनिट क्या हो सकती है, SI यूनिट भी और CGS यूनिट भी। सबसे पहले देखते हैं हीट के SI यूनिट। तो एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी के SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसलिए हीट की भी SI यूनिट जूल हो जाएगी। CGS यूनिट हीट के लिए कैलोरी। ऐसा बोलते हैं बच्चों 1 जूल के अंदर लगभग 4.2 कैलोरी होती हैं, यानी जूल हीट की बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू कैलोरी। चलें जी, 3 बातें होगी, चौथी बात, कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बच्चों तब बोला जाएगा जब वो प्रोसेस अपने इनिशियल स्टेट से चलते हुए फाइनल स्टेट तक पहुंच जाए। जब भी बच्चों कोई प्रोसेस अपने इनिशियल स्टेट से चलते हुए फाइनल स्टेट में पहुंच जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
जैसे बच्चों समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास एक प्रोसेस है बेटा कि आपने वाटर को बॉईल करके वेपर्स बनाने हैं। तो वाटर इनिशियल स्टेट है, वेपर तक पहुंचना फाइनल स्टेट है। तो बॉयल करके उबाल के बेटा अगर वेपर बना दिया आपने तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। लेकिन आप बॉयल तो कर रहे हो, वेपर नहीं बने किसी वजह से, बीच में बॉयल करना बंद कर दिया, ठीक है, उसको वेपर को कंडेंस करते गए, वेपर नहीं बनने दे रहे हम, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है, मान लिया बेटा आप अपने स्कूल से चलना शुरू हुए, आपने अपने घर पहुंचना है। स्कूल आपकी इनिशियल स्टेट है, घर पहुंचना फाइनल स्टेट है। अगर स्कूल से चल के आप घर पहुंच जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। लेकिन आप घर नहीं पहुंचे, आप रास्ते में रुक गए, दुकान पे वहीं खड़े रह गए, तो वो आपकी फाइनल स्टेट तो नहीं है ना, तो इसलिए वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं होगा। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस इज said to be थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला जाएगा इफ इट इज, अगर वो कंप्लीट हो गया, इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट तक, ठीक है। पांचवी बात, स्टेट फंक्शन, ऊपर से मिलते वाली मिलते जुलते स्टेट का नाम आ गया। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी बच्चों जो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी बच्चों जो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, वो प्रोसेस किस पाथ से हुआ उस पाथ पे डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने, कोई भी प्रोसेस स्टेट फंक्शन कब होगा, जब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। लिखते हैं, ए प्रोसेस इज said to be state function if it depends only upon initial and final state, बट नोट अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल लिख के समझाता हूँ मैं इसको। मैंने कहा बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं, एग्जांपल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, तो आपने सुना ही होगा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन की वजह से होती है। जैसे मैंने मार्कर को बेटा बोर्ड पे चिपका दिया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मार्कर को मैंने बेड पे रख दिया कहीं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मार्कर को छत पे रख दिया, पोजीशन होगी ना उसकी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा m मास उसका, g ग्रेविटी 9.8, h कितनी हाइट पे है। तो जैसे बेटा मान लो मैंने मार्कर को बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे रखा, तो जितनी भी हाइट होगी बेटा ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड से मास और g को मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसी मार्कर को बेटा मैंने ले जाके छत पे रख दिया, अब हाइट ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मार्कर की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है ना, कि जब वो ग्राउंड फ्लोर पे है, हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है h। जब वो छत पे चला गया, हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि वो जो मार्कर गया उसका पाथ क्या है। आप सीढ़ियों से लेके गए हैं, आपने उसको फेंक दिया, आपने लिफ्ट से भेजा, इस किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या एक स्टेट फंक्शन है। आई बात ध्यान में। दूसरा बच्चों इससे अपोजिट टर्म है इसके अंदर
पाथ फंक्शन, है ना, पाथ फंक्शन। तो किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके पाथ पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करे, उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। इससे बिल्कुल अपोजिट, जो सिस्टम के अंदर उसके पाथ पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो लिखते हैं बच्चों, तो प्रॉपर्टी या प्रोसेस जो लिखना बेटा, ऑफ सिस्टम is said to be path function if it depends upon the path followed, जो path follow होता है, not upon the initial and final state, is called path function। देखिए बेटा, आपने फिजिक्स में सुना होगा डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे आप यहाँ से बेटा मान लो पार्क के अंदर गए, वापस आप अपने घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, गए और उसी पाथ से वापस आ गए। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट था बेटा, इस पोजीशन पे था, सर्कुलर पाथ में चला, वापस यहीं आ गया, चलने को चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बेटा इस पॉइंट से चला, अगले पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं। मतलब पाथ सर्कुलर था तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन पाथ बेटा सीधा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए क्या एक आपका पाथ फंक्शन है। आई बात समझ? चले आगे बढ़ते बेटा अगली टर्म की तरफ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी बच्चों, वो सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखते बेटा इसको, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depends upon the amount of substance not upon nature of substance is called extensive property। जैसे कि बच्चों मास, अमाउंट ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा। वॉल्यूम में बेटा मान लो गैस के लिए अप्लाई करना हो, कम गैस है वॉल्यूम कम है, गैस ज़्यादा ले लो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, अगली टर्म देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले वाले से बिल्कुल अपोजिट। तो ऐसी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, उसके अमाउंट पे डिपेंड ना करे। क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, उसके अमाउंट पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल है बच्चों समझने के लिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर बेटा आप 1 लीटर लेंगे तो भी वैल्यू आपका वही है, वाटर आप 5 लीटर लोगे तो भी वही है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, अमाउंट पे नहीं, नेचर पे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, अल्कोहल का अलग होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पेट्रोल का अलग होगा, ईथर का अलग होगा। नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, कोई और लिक्विड है, मान लो कोई एसिड है लिक्विड फॉर्म में, उसका अलग होगा। सबका अपना अलग अलग होता है, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वाटर कम हो चाहे ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 ही होगा। इसको बोलते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस सिस्टम, लिख सकते हैं ऐसे, विच डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, सब्सटेंस के नेचर पे, नोट अपॉन, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल हो गया बॉइलिंग पॉइंट, इसका एग्जांपल हो गया बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, इसका एग्जांपल हो गया बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स, ऐसी कुछ टर्म्स जिनके हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक की टर्म को बता सके, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। विद हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकें thermodynamics are called state variables। ये बच्चों आप जानते ही होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइस को मेल्ट किया, वाटर बना, वाटर को फ्रीज कर दो, वापस आइस बन जाएगा, रिवर्सिबल। ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकें उनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस रिवर्सिबल होने के लिए वो बहुत स्लो रेट से, बहुत स्लो स्पीड से चलनी चाहिए, इसके बारे में बोलते हैं। लिखते बच्चों इसको, प्रोसेस which can be reversed is called reversible process। For a process
टू बिकम रिवर्सिबल, उसको रिवर्सिबल होने के लिए इट शुड विद वेरी, बहुत स्लो रेट से उसको होना चाहिए। अगली टर्म बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस से अपोजिट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से समझ आता है बच्चों, जिस प्रोसेस को हम रिवर्स ना कर सके। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैंने कोल की बर्निंग कराई तो इससे CO2 मिला, हीट मिला, ऐसे लाइट मिली, तो CO2 हीट और लाइट को मिला के वापस कोल नहीं मिल सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पेड़ को काट दिया, वही पेड़ दोबारा नहीं उग सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पेपर को फाड़ दिया, वैसा पेपर नहीं बन सकता है, दूसरा पीस तो बन सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जिस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके चलने का रेट, एक स्पीड सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, जिस स्पीड से रिएक्शन को चलना चाहिए। लिखते हैं इसको, प्रोसेस which cannot be reverse, रिवर्स नहीं हो सकता, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बच्चों कुछ ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हैं अलग से, सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज। तो इसमें बेटा पहला प्रोसेस है, उसका नाम लिखते हैं अलग से, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, कोरिक, कोर का मतलब वॉल्यूम। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर बच्चों वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखें इसको, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, या बोल दे बच्चों जहाँ वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, जीरो होता है, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड है बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस। वही आइसो का मतलब बच्चों सेम या कांस्टेंट, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की, सुना है ना, एटमॉस्फेयर बार। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस बच्चों जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच प्रेशर remains constant, यानी डेल्टा पी प्रेशर का चेंज जीरो। थर्ड है बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, हीट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस इन विच हीट क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे,
रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या, 0। चौथा है आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्म का मतलब हीट होता है, तो बच्चों हीट कब कांस्टेंट हो सकता है, इसको इस तरीके से याद करना है, जब टी कांस्टेंट हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी चीज़ का तो हीट मिलेगी, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे हीट बाहर जाएगी, हीट डिक्रीज होगी। तो इसको ऐसे याद करना है, ऐसा कोई भी प्रोसेस बच्चों जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर के अंदर चेंज ना है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लिखे इसको, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या हो जाए जहाँ पे 0। तो बच्चों ये कुछ और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे जो आपके कंप्लीट होते हैं।